रोजी रोटी की भाग दौड़ में हम जैसे तैसे अपना और अपनों का पेट तो भर लेते हैं, लेकिन जिंदगी का खालीपन भरना सबको नसीब नहीं होता। सपनों के पीछे भागने वालों की भीड़ में कई ऐसे भी होते हैं जो अपने अतीत से भाग रहे होते हैं, और जब अतीत किसी गुनाह या गवाह का भागीदार हो तो चैन की नींद कहां मुमकिन है। ओ महारानी, अगर उठ गई हो तो जल्दी से बाहर आ जा। और आज बिना लंच बना ऑफिस गई ना तो घर में घुसने नहीं दूंगी। उठ जल्दी। जब आज खौफ से सहमा हो तो कोशिश होती है वक्त से तेज भागकर अपना कल बदलने की। माना कि जिंदगी पल भर में नहीं बदलती, लेकिन दिन के 24 घंटों में एक ना एक पल ऐसा जरूर होता है जो हमारी जिंदगी बदल देने की ताकत रखता है। प्रीति, 7 बज गए, घर चलना है, आज भी ओवर टाइम। तो 7 बज गए। तो प्रीति, क्या हुआ? नहीं वो मैं मोनिका तुम जाओ, मैं काम खत्म किए बिना नहीं जा सकती। 2 दिन बाद ऑडिट है। ठीक है, बाय, सी यू टुमारो। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। हटिए सामने से, हटिए। तुम उधर सर्च करो। सर, ये पर्स और ये मोबाइल। सिर्फ कैश, एटीएम कार्ड सब है इसमें। मोटिव लूट का लगता भी नहीं है। शायद इस लड़की के साथ पहले बलात्कार किया गया और बाद में फिर बड़ी बेरहमी से इसको मार दिया गया। यादव, देखो बैग में कोई आईडी वगैरह है क्या? प्रीति शर्मा, एरन टेलीकॉम लिमिटेड, A403 जेनिथ टावर। साहब, प्रीति मैडम कल रात 11 बजे ऑफिस से निकली थी। वो जब निकली यहाँ से तो साथ में कोई था उनके? नहीं साहब, सब लोग 7 साढ़े 7 बजे तक निकल गए थे, लेकिन प्रीति मैडम 11 बजे तक यहीं थी। वो क्यों? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, शायद होगा कोई काम। बॉस लोग 10 बजे तक आएंगे, आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। प्रीति का फोन नंबर और एड्रेस होगा आपके पास? हाँ साहब। आपके बेटे के कहने पर आपको छोड़ रहा हूं। दोबारा अगर ऐसी हरकत की ना तो केस बना दूंगा। आप लोग तो सिर्फ केस बनाना जानते हैं। मेरा बेटा 3 साल से लापता है, उसे तो आप लोग ढूंढ नहीं पाए। वो लापता नहीं, खुद भागा था। और ये आपका बेटा नहीं है? आत्महत्या करने से पहले इसके बारे में नहीं सोचा? माँ, संभालो अपने आप को, अब घर चलो। सर, मैं माँ को ले जा सकता हूँ? ठीक है, प्लीज रोनी, चलो। उठ। ठीक है सर। प्रीति सेक्टर 26 में अपने कजिन ब्रदर और भाभी के साथ रह रही थी। शनाख्त के लिए उन लोगों को बुला लिया। जैसे ही ऑफिस का स्टाफ आता है सबसे पूछताछ करो। इस ऑफिस से लेके क्राइम सीन तक जहां जहां सीसीटीवी है सबकी फुटेज निकलवाओ। तब तक मैं प्रीति के भैया भाभी से मिलता हूं। सर।
क्या हुआ? आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ये प्रीति नहीं कोई और है। नहीं सर, ये प्रीति ही है। एक तरफ प्रीति की मौत से भी उसके करीबियों की आंखें नम नहीं हुई थी और दूसरी तरफ एक मां अपने लापता बेटे को देखने के लिए इस कदर तरस रही थी कि हताशा में उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। उसके लापता बेटे का प्रीति और प्रीति की हत्या से क्या कोई कनेक्शन था? प्रीति कल रात अपने ऑफिस से घर नहीं पहुंची। आप लोगों को जरा भी चिंता नहीं हुई? वो तो आए दिन लेट आती थी सर, और वैसे भी कल हम जल्दी सो गए थे और मॉर्निंग में आप लोगों का फोन आ गया। लेकिन प्रीति के मरने का आप लोगों को अफसोस तो होगा ही। जी अफसोस तो है ही, लेकिन प्रीति से हमारा बहुत दूर का रिश्ता था। प्रीति के पेरेंट्स हैं या? जी है ना, लेकिन हमारा रिश्ता प्रीति के मामा प्रमोद से है। दरअसल प्रीति के मामा मेरे दूर के चाचा लगते हैं, वो भी अलीगढ़ से ही हैं। आपका फोन आने के बाद मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। लेकिन प्रीति अपने पेरेंट्स के साथ रहने की बजाय आप लोगों के साथ क्यों रह रही थी? सर वो जॉब के लिए हमारे यहाँ आई थी। करीब 3 साल पहले उसके मामा ने ही उसे हमारे पास छोड़ा था। प्रीति पिछले 3 साल से आप लोगों के साथ रह रही थी। आपको क्या लगता है ऐसा कौन हो सकता है जो प्रीति से ऐसी दुश्मनी निकाले? सर अब इसके बारे में तो हमें कोई अंदाजा नहीं है। दुश्मन का अंदाजा नहीं, लेकिन कोई दोस्त, बॉयफ्रेंड? सर इसके बारे में तो हमें प्रीति ने कभी नहीं बताया कि उसका बॉयफ्रेंड था या नहीं। इनफैक्ट वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हमसे बहुत कम बातें करती थी। सर मुझे नहीं लगता कि प्रीति की लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड होगा, क्योंकि वो अपने काम को लेकर फोकस थी। सब मैंने उसे कई बार कहा था कि तुम टाइम पर घर चली जाया करो, पर शायद उसे घर जाना अच्छा नहीं लगता था। कल भी वो ओवर टाइम कर रही थी और इसी ओवर टाइम के चक्कर में उसके साथ ये हादसा हुआ। आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ बताइए। सर कल 11 सवा 11 बजे प्रीति ने मुझे फोन किया था। तब ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी प्रॉब्लम में थी। हेलो मोनिका। हेलो प्रीति। हेलो प्रीति। सब मैंने उसे कॉल बैक किया था पर उसका फोन बंद था। उसने कुछ तो बोला होगा, कुछ तो बताया होगा फोन पे। फोन 7-8 सेकंड में कट हो गया था, पर वो शायद राम का नाम ले रही थी। राम? ये राम कौन है? राम पहले यहाँ सिक्योरिटी गार्ड था। राम काफी टाइम से प्रीति को परेशान कर रहा था। मुझे पता चला तो मैंने ही उसे राम की कंप्लेन करने के लिए कहा। सब जब से उसे यहाँ से निकाला गया है मैंने उसे कई बार बिल्डिंग के नीचे देखा है। सब मुझे लगता है शायद राम ने ही प्रीति के साथ ये सब कुछ किया है। हाँ बोलो। सर प्रीति की जिंदगी में एक खलनायक सामने आया है। कौन? राम मेहदी, आसाम का रहने वाला है सर। अभी 1 हफ्ते पहले तक एरन टेलीकॉम में सिक्योरिटी गार्ड था। प्रीति की ईव टीजिंग कंप्लेन में बाहर निकाला गया। सर कल रात उसे प्रीति को ऑफिस के बाहर देखा गया और अभी वो फोन बंद करके गायब है। उसके घर में भी ताला लगा है। मैंने उसके पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि अपना सामान लेकर अभी थोड़ी देर पहले ही अपने घर से निकला है वो। जरूर शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा होगा। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन सभी पे अलर्ट कर दो। हो सकता है शायद वो खुद मिल जाए या कोई इन्फॉर्मेशन मिले। सिक्योरिटी गार्ड राम मेधी के गायब होने की सूचना से पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। राम मेधी को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश जारी थी। वहीं प्रीति के मर्डर की सूचना मिलने के बाद प्रीति के पिता और मामा नोएडा पुलिस स्टेशन पहुंचे। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी,
बोली कि पापा मैं जॉब करूंगी। हमें क्या पता था कि उसके सपने ऐसे बिखर जाएंगे कि हमें उसका चेहरा भी देखना नसीब नहीं होगा। किसने मारा मेरी बेटी को? किसने? एक सिक्योरिटी गार्ड था आपकी बेटी की कंपनी में, राम। हमें उसी पे शक है। आपको कभी बताया प्रीति ने कि उसकी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ छेड़छाड़ किया करता था? नहीं साहब, हमारी बेटी ने हमें कुछ भी नहीं बताया। बहुत ही सीधी लड़की थी सर। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा सर कि वो अचानक ऐसे। जी जय। पुलिस वाले मेरे बेटे को भगोड़े तो ऐसे बोलते हैं जैसे जैसे मेरा बेटा कोई क्रिमिनल हो। माँ, ये सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि जय भैया ने कुछ नहीं किया, लेकिन आज जो आपने किया वो भी सही नहीं है। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैंने नहीं मारा प्रीति मैडम। मारा नहीं तो भागा क्यों? और कल रात प्रीति के ऑफिस के बाहर करने क्या गया था तू? मैं प्रीति मैडम से माफी मांगने गया था ताकि वो मुझे माफ कर दे और फिर से काम पे लगवा देता। अरे मैडम सुनो सुनो, अरे रुको। लेकिन वो मुझे देखकर भाग गई। उसके बाद मैं वहां से चला गया साहब। फिर सुबह जब मुझे मालूम हुआ कि उनका खून हो गया तो सब मैं डर के भाग गया, क्योंकि मुझे मालूम था आप लोग सब मुझे पे शक करेंगे, लेकिन मैंने प्रीति मैडम को नहीं मारा साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब। खत्म तेरी। सर ऐसे सच नहीं उगलेगा। तोड़ो उसे और तब तक तोड़ते रहना जब तक सच ना उगले। साहब मैंने नहीं मारा प्रीति मैडम साहब। मैंने नहीं मारा प्रीति मैडम साहब। नहीं मारे साहब। सर अभी तक राम ने कुछ नहीं उगला, लेकिन बहुत जल्द सब उगल देगा। सर, प्रीति के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर का सीसीटीवी फुटेज प्ले करो। सर। पॉज करो। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तो राम मेदी वहां से चला गया था। प्ले करना। ये कौन? जूम करना। ये राम मेदी के जाने के 47 सेकंड बाद कोई दूसरा आदमी आ गया। चेहरा भी अपना पर्पसली ढका हुआ है। सवाल ये है कि राम मेदी के जाने के 47 सेकंड बाद वाकई कोई दूसरा आया या राम मेदी कपड़े बदल कर आ गया? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैं सच कह रहा हूँ आपसे। सर राम मेदी के ना तो घर में ऐसी कोई टी शर्ट मिली और ना ही रेलवे स्टेशन में बरामद हुए इसके सामान में है। सर हो सकता है ये राम मेदी ना हो। तो फिर ये है कौन जो राम मेदी के जाने के 47 सेकंड बाद आया और वहां गया जहां राम मेदी से डर के प्रीति छुपी हुई थी? और फिर 15 मिनट बाद ये वापस लौटा। वो दरिंदगी के 15 मिनट सिर्फ 47 सेकंड में तो प्लान नहीं किए गए होंगे। हो सकता है राम मेदी जानता हो कि ये है कौन। राम मेदी ने ही इसे प्रीति से बदला लेने के लिए भेजा हो। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं सच कह रहा हूं आपसे। पुलिस के बहुत जोर देने पर भी राम मेधी अपने बयान पर कायम था। हालांकि ये साफ था कि प्रीति का मर्डर करने वाला राम मेधी नहीं था, लेकिन राम मेधी की हत्यारे से सांठगांठ और प्रीति के कलीग से भी हत्यारे की पहचान पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन हो सकता है।
मोनिका, तुमने बताया था कि राम मेधी के ऑफिस से निकाले जाने के बाद तुमने राम मेधी को ऑफिस के बाहर कई बार खड़ा देखा था। वो अकेला होता था या उसके साथ में कोई और भी होता था? सर, मैंने उसे अकेले ही देखा था। ऑफिस के अंदर या बाहर कोई ऐसा हो जो प्रीति को स्टॉक करता हो, या फिर कोई ऐसा जिसकी प्रीति पे बुरी नजर हो? सर, प्रीति 3 महीने पहले तक कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में काम करती थी। वो मिस्टर कपूर के अंडर में काम करती थी। सर, प्रीति ने बताया था कि मिस्टर कपूर ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। सर, कुछ पेपर्स पे आपके सिग्नेचर चाहिए था। क्या हुआ प्रीति? तू रो क्यों रही है? अंदर बॉस ने क्या किया? अरे कुछ नहीं किया मैंने, झूठ बोल रही है। एक काम ठीक से नहीं करती है। आज मैंने उसे डांट दिया, बोला जॉब से निकला दूंगा, तो देखो नौटंकी, मुझ पे झूठा एलिगेशन लगा रही है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। शट अप। सर, इसके बाद प्रीति खुद जॉब छोड़ना चाहती थी, पर हमारे बॉस ने उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया था। बॉस कौन? मिस्टर कपूर? नहीं सर, हमारे जीएम भाटिया सर। तो फिर मिस्टर कपूर के साथ क्या हुआ? सर, मिस्टर कपूर को हमारे बॉस ने वार्निंग दी थी, जिससे उनका प्रमोशन रुक गया था। इस वजह से वो प्रीति से काफी चिढ़ते थे, पर कह कुछ भी नहीं पाते थे। सर यकीन मानिए, मैंने प्रीति के साथ कभी भी कोई भी बदतमीजी नहीं की। सर, ये उसने झूठा एलिगेशन लगाया था मुझ पर। प्रीति से नफरत निकालने की एक वजह यह भी हो सकती है। वैसे तुम्हारे बारे में जो कुछ भी पता चला है, उससे लगता नहीं कि प्रीति ने झूठ बोला होगा। सर, उसने झूठ ही बोला है। सर, उसकी वजह से ही मेरा प्रमोशन रुक गया। प्रमोशन तो तुम्हारा क्रिमिनल बनने में हुआ। पहले एक सीधी सादी लड़की को मोलेस्ट करने की कोशिश की और बाद में उसका रेप ही नहीं, उसका मर्डर भी कर दिया। सर, आप ही सोचिए ना, मैं एक बीवी बच्चा वाला आदमी हूँ सर। मैं ऐसी हरकत करके अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहूंगा? नीयत में अय्याशी और शक्ल पे शराफत, तुम्हारे जैसे लोगों से रोज सामना होता है हमारा। अब सीधी तरह से बताओगे या हम उगलवाएं? सर, जिस रात ये कांड हुआ ना, मैं अपने घर पे था। चाहे तो आप चेक कर लो सर। चेक तो अब तुम्हारा सारा बैकग्राउंड होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग किसी से नफरत निकालने के लिए क्या क्या चालाकियां कर सकते हैं सब जानते हैं। अभी तो तुम्हें जाने दे रहे हैं, लेकिन ये शहर छोड़कर जाना मत। जा सकते हैं आप। सुबह इस कपूर पे नजर रखो। सर, प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? अभी तक नहीं आई सर। अगर प्रीति का रेप हुआ है तो डीएनए सैंपल के थ्रू उस रेपिस्ट तक पहुंचा जा सकता है। पुलिस को लग रहा था कि प्रीति की मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने की लीड जरूर मिलेगी, लेकिन प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस को और भी ज्यादा उलझा दिया। सर, ये प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत उस रात 11 बजे के आसपास हुई और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन सर, सेक्सुअल असॉल्ट का कोई साइन नहीं मिला, यानी उस रात प्रीति के साथ कोई रेप नहीं हुआ। शायद मर्डर करने वाले ने यह विटनेस किया कि राम मेधी प्रीति का पीछा कर रहा था, इसीलिए उसने मर्डर को रेप की शक्ल देने की कोशिश की। लेकिन जिस बेरहमी से उसने प्रीति का कत्ल किया, उसे यह बात तो साफ है कि वो प्रीति को पहले से जानता था और उसने कोई पुरानी दुश्मनी निकाली। सर, जिस रात प्रीति का मर्डर हुआ उस दिन उसका मैनेजर कपूर शाम 7:30 बजे ऑफिस से निकल गया था और अगले दिन सुबह तक वो अपने घर वैशाली में ही था। सर, हो सकता है उसने इस आदमी को प्रीति को मारने के लिए हायर किया हो। प्रीति का मर्डर करने वाला क्या वाकई किसी का मोहरा था? राम मेधी के बाद अब टेलीकॉम के मैनेजर के कॉल रिकॉर्ड्स और गतिविधियों को भी खंगाला जा रहा था, और मोहरे को प्रीति को मारने की मंशा रखने वाला दोस्त या दुश्मन भी समझा जा रहा था। प्रीति के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे थे, लेकिन हत्यारे की पहचान अब भी रहस्य बनी हुई थी। नहीं सर, ये मैं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन हो सकता है। देवेंद्र जी, प्रीति पिछले 3 साल से नोएडा में इन लोगों के साथ रह रही थी। इनसे पहले जब तक वो आपके साथ थी, क्या कोई ऐसा था जिसकी मंशा प्रीति को नुकसान पहुंचाने की हो? कोई मनचला दोस्त, कोई बॉयफ्रेंड? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। अगर होता भी तो वो आपको क्या बताती? मेरा मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड से लेकर एक कंपनी के मैनेजर तक ने प्रीति की नाक में दम कर रखा था। उसने ये बातें आपको नहीं बताई, तो हमेशा आपको सब कुछ बताया हो, इस बात की क्या गारंटी? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा सर। मेरी बेटी बिल्कुल गाय जैसी थी। क्या पता था कि उसका सीधापन ही उसे खा जाएगा। कभी कभी इंसान की खामोशी ही उसकी दुश्मन बन जाती है। प्रीति की हत्या उसकी खामोशी का ही परिणाम थी, लेकिन प्रीति की खामोशी में किस दर्द की आग छुपी थी? ऐसा कौन सा जख्म था जिसने प्रीति को इतना रिजर्व बना दिया था
कि उसके करीबियों से भी पुलिस ये नहीं जान पा रही थी कि प्रीति अपने किस दोस्त या किस दुश्मन के अपराध का शिकार हुई थी। माँ, लो आप खाना खा लो, फिर आपको दवाई भी तो खानी है। कुछ नहीं खाना मुझे मुझे बस मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। माँ कहाँ जा रही हो आप? पुलिस स्टेशन। आज अगर उन लोगों ने कुछ नहीं बताया ना तो मैं खुद को नहीं, थाने में आग लगा दूंगी। माँ वो पुलिस वाले हैं, हम उनसे ऐसे पेश नहीं आ सकते। तो क्या करूं? बोल क्या करूं? अपने बेटे की शक्ल देखे भी नहीं मर जाऊं? माँ प्लीज आप ऐसा मत बोलो, जय भैया जरूर मिलेंगे। कब आएगा? बोल कब आएगा? संभालो अपने आप। नहीं मेरा जय भैया जरूर जल्दी मेरा जय कब आएगा? आप बैठो, आप बैठो। कब आएगा मेरा बेटा? कब आएगा जय? लो आप खाना खा लो, फिर हम साथ में पुलिस स्टेशन चलेंगे। सर अभी तक प्रीति के बारे में जो भी पता चला उससे ये तो साफ है कि प्रीति एक चुपचाप रहने वाली सीधी सादी लड़की थी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ना किसी से मिलना, ना पार्टी, ना दोस्त, ना कोई लवर। सर उसके कॉल रिकॉर्ड से लेकर नोएडा में प्रीति से जुड़े जितने भी लोग थे सबको खंगाला, लेकिन राम मेधी और उसके मैनेजर कपूर को छोड़कर ऐसा कोई सामने नहीं आया जिसके पास प्रीति को मारने का कोई मोटिव हो। लेकिन सर राम मेधी और उसके मैनेजर कपूर के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सर प्रीति नोएडा में जहाँ रहती थी वहाँ के एक पड़ोसी ने बताया कि प्रीति का अपने कजन ब्रदर संजय और भाभी अर्चना के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था। प्रीति रात को जब भी देर से घर आती तो वो लोग घर का दरवाजा भी नहीं खोलते और प्रीति रात भर घर के बाहर बैठी रहती थी। सर पिछले दिनों हमारी डोरबेल खराब थी और भला हम अपने मेहमान के साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो क्या है कि कई लोगों को दूर के रिश्तेदार एक दिन भी नहीं सुहाते। फिर प्रीति तो 3 साल से आप लोगों के यहाँ रह रही थी। ये सच है सर कि वो हम पर बोझ थी, लेकिन असली बोझ तो अपने पेरेंट्स के ऊपर थी। इसलिए तो उसे अपने से दूर कर दिया और कभी खबर तक लेने नहीं आए। जैसा वो दिखा रहे थे सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे। लाश तक लेके नहीं गए थे उसकी, यही अंतिम संस्कार कर दिया था। और पापा और मामा के अलावा न माँ, न बहन, न कोई रिश्तेदार, कोई नहीं आया। सर प्रीति के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी अपने फादर से काफ़ी कम बात होती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीति के नोएडा में रहने की वजह कुछ और ही है? ये प्रीति के फादर को फोन करके थाने बुलाओ। सर आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर फोन बंद है। ताला लगा हुआ है। सुनिए, ये देवेंद्र जी का परिवार कहाँ गया जो यहाँ रहते हैं? 2 दिन पहले वो लोग शायद कहीं घूमने गए। घूमने गए? इनकी बेटी की मौत हो गई और ये घूमने गए? ये क्या कह रहे हैं साहब? 2 दिन पहले तो सही सलामत थी, उनके साथी तो गई है उनकी बेटी। प्रीति नाम है इसका, पिछले हफ्ते इसका मर्डर हो गया। मैं ऐसे नहीं जानती साहब, और मैं तो क्या यहाँ कोई नहीं जानता। देवेंद्र जी की एक ही बेटी है कुसुम। ये प्रीति पिछले 3 साल से नोएडा में रह रही थी। आप बता सकती हैं ये देवेंद्र परिवार यहाँ कब से रह रहा है? 3 साल से वो लोग यहाँ रह रहे हैं। इससे पहले ये लोग कहाँ रहते थे? सब ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये लोग अलीगढ़ से हैं इतना मालूम है मुझे। ये बता सकती हैं इनका मकान मालिक कहाँ रहता है? यहीं पास में ही रहता है साहब। प्रीति के पिता का अलीगढ़ का एड्रेस पता करने के बाद पुलिस प्रीति के मामा और फिर प्रीति के पिता के घर पहुंची, लेकिन दोनों ही एड्रेसेस पर कोई मौजूद नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने पड़ोसियों का बयान लिया तो प्रीति की जिंदगी का एक नया राज सामने आया। ये आपके पड़ोस में देवेंद्र और उसका परिवार रहा करता था जी। कुछ बताएंगे? 4 साल पहले देवेंद्र की दिल्ली में नौकरी लग गई थी और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ फरीदाबाद शिफ्ट हो गया था। ये उन्हीं की बेटी है? हाँ,
ये उनकी बड़ी बेटी थी, इससे छोटी कुसुम है। आपने कहा कि 4 साल पहले देवेंद्र अपने परिवार समेत फरीदाबाद में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन ये उनकी बेटी प्रीति पिछले 3 साल से नोएडा में क्यों रह रही थी? प्रीति नोएडा में रहती? जी। हमने तो कुछ और ही सुना था। क्या सुना था? सुना था 3 साल पहले कोई लड़का इसे भगा कर ले गया था। लड़का? कौन लड़का? वो नहीं पता साहब, हो सकता है वहीं का कोई लड़का हो जहां 4 साल पहले देवेंद्र रहने गए थे। पिछले 3 साल से तो देवेंद्र परिवार समेत बल्लभगढ़ में रह रहे थे। उससे पहले फरीदाबाद में कहाँ रहते थे, उसका एड्रेस है आपके पास? एड्रेस तो नहीं है साहब। संध्या जी, आपका बेटा जय मिलेगा तो भी आपके साथ नहीं होगा, वो जेल जाएगा। 17 साल की लड़की को लेकर भागा था वो। नहीं साहब, मेरा बेटा किसी लड़की के लिए अपनी माँ से 3 साल तक दूर नहीं रह सकता। आप पता लगाइए, वो भागा नहीं था, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता है। सर, अगर वाकई में कोई लड़का 3 साल पहले प्रीति को लेकर भागा था तो 3 साल से प्रीति नोएडा में क्यों रह रही थी? हो सकता है 3 साल पहले प्रीति जिस लड़के के साथ भागी वो भाग तो गई, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया हो और प्रीति के मर्डर में उसी लड़के का हाथ हो। सर, अगर ऐसा कुछ है तो प्रीति के फादर और मामा ने हमें कुछ क्यों नहीं बताया, और अब पूरे परिवार सहित कहाँ गायब हो गए? अब ये बात तो प्रीति के फादर और मामा से मिलकर ही पता चलेगी। ये प्रीति के मामा और फादर दोनों का फोन सर्वेलेंस पे डालो। जैसे ही इनका फोन ऑन हो फौरन ट्रेस करो। प्रीति के फादर देवेंद्र परिवार 3 साल से बल्लभगढ़ में रह रहे हैं, उससे पहले वो फरीदाबाद में रहते थे। ये फरीदाबाद पुलिस स्टेशन से बात करो, हो सकता है 4 साल पुराना एड्रेस पता चले। प्रीति के पिता और मामा का परिवार समेत गायब होना सवाल तो खड़े कर रहा था, लेकिन जब नोएडा पुलिस फरीदाबाद पुलिस से मिली तो प्रीति से जुड़ा 3 साल पुराना एक और केस सामने आया। 3 साल पहले 10 जुलाई 2013 को प्रीति के फादर देवेंद्र ने जय सोलंकी के खिलाफ केस फाइल किया था। उनका कहना है कि जब जय प्रीति को लेकर भागा था उस वक्त प्रीति की उम्र 17 साल 8 महीने थी। तब से ना जय का पता है ना प्रीति का पता है। यानी प्रीति पिछले 3 साल से नोएडा में रह रही थी, ये बात प्रीति के फादर देवेंद्र जी जानते थे। लेकिन सर, इस केस की फाइल में ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है। थोड़े दिन पहले ही हमारा यहाँ ट्रांसफर हुआ, मालूम हुआ कि जय की माँ संध्या बार बार इस केस को फॉलो अप कर रही है और बार बार ये कह रही है कि मेरा बेटा निर्दोष है, लापता है, उसने प्रीति को नहीं भगाया। प्रीति और जय अगर भाग गए थे तो पिछले 3 साल से प्रीति नोएडा में क्यों रह रही थी? 3 साल से जय कहां था और प्रीति का मर्डर करने वाला कौन था? सर, जय भी 3 साल से गायब है और 3 साल से प्रीति नोएडा में रह रही है। अगर प्रीति जय के साथ भागी थी तो क्या प्रीति के मर्डर से जय का कोई कनेक्शन है या फिर कहानी कुछ और भी है? कहानी जो भी हो दुबे, लेकिन ये कहानी आज से 3 साल पुरानी नहीं बल्कि आज से 4 साल पुरानी है, जब प्रीति और उसकी फैमिली अलीगढ़ से फरीदाबाद शिफ्ट हुए थे। लेकिन एक बात तो साफ है, ये प्रीति के मर्डर का कनेक्शन इस जय सोलंकी से जरूर जुड़ा हुआ है। कोई भी कदम उठाने से पहले हमें प्रीति और जय के रिश्ते की असल कहानी समझनी पड़ेगी। तुम जय की माँ से मिलो, मैं फरीदाबाद उस पते पर जाता हूं जहां प्रीति और उसकी फैमिली 4 साल पहले शिफ्ट हुए थे। सर, जी सर, 4 साल पहले प्रीति की फैमिली हमारे यहाँ किराए पर रहने आई थी। जय सोलंकी मेरा साला है सर, उसका मेरे घर पे आना जाना था और उसी दौरान जय और प्रीति की मुलाकात हुई थी सर। सॉरी। इट्स ओके। प्रीति, कुसुम, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? जय, तू कब आया? अभी आया दीदी। चला अंदर आ। सर, फिर देखते ही देखते उनकी पहली मुलाकात प्यार में बदल गई। बताओ, क्यों घूम रहे थे उस लड़के के साथ? बोल भाई, क्यों घूम रहे थे उस लड़के के साथ? जवाब दे मुझे। अरे भाई साहब, हुआ क्या? क्यों मार रहे हैं प्रीति को? वाह, आग लगाने वाले पूछ रहे कि धुआं कहां से निकला था।
गगन, अपने सालों को समझा दे, मेरी बेटी के आसपास भी दिखा तो अच्छा नहीं होगा। सर उसके बाद प्रीति के फादर देवेंद्र जी ने प्रीति को उसके मामा प्रमोद जी के पास अलीगढ़ रहने भेज दिया था और उसके कुछ दिन बाद वो लोग भी यहाँ से घर खाली करके चले गए सर। कितना टाइम रहे वो लोग यहाँ पर? सर करीब 1 साल। और प्रीति को अलीगढ़ कब भेजा? सर घर खाली करने से 2 महीना पहले। सर प्रीति के फादर ने जब जय पर प्रीति को भगाने का आरोप लगाया था उस वक्त प्रीति अलीगढ़ में थी सर। माना कि जय प्रीति से बहुत प्यार करता था साहब, लेकिन वो अपनी माँ से और अपने भाई से उतना ही प्यार करता था। और मुझे नहीं लगता साहब कि वो अपनी माँ और अपने भाई से बिना मिले, बिना फोन किए 3 साल तक रह सकता है। लेकिन संध्या जी, एफआईआर के हिसाब से जय पे केस फाइल हुआ 10 जुलाई की सुबह। आपकी जैसे आखिरी बार कब बात हुई? 8 जुलाई की रात को। बेटा 10 बज गया, कहाँ है तू? अब तक घर नहीं पहुंचा। माँ मैं आज रात घर नहीं आ सकता। क्यों बेटा? ऑफिस का एक थोड़ा सा काम है तो आने में सुबह होगी। लेकिन हमें तो पता चला था कि वो उस रात ऑफिस में था ही नहीं। और 9 जुलाई की सुबह जय का फोन अलीगढ़ में एक्टिव था और उस समय प्रीति भी अलीगढ़ में ही थी। जरूर प्रीति के बाप ने जय को गायब करवाया है और प्रीति को भी उसी ने कहीं छुपा दिया है। लेकिन प्रीति का तो मर्डर हो चुका है। प्रीति का मर्डर? और मेरा बेटा साहब, मेरा बेटा कहाँ है साहब? लेकिन अभी तो आप बोल रही थी कि जय ने प्रीति को नहीं भगाया। हाँ नहीं भगाया था साहब, लेकिन वाह, प्रीति को तो आप लोगों ने ढूंढ लिया, लेकिन मेरा बेटा 3 साल से लापता है। उसकी कोई खबर आप लोगों ने हमें नहीं दी। और एक माँ होने के नाते क्या मैं अपने बेटे के बारे में इतना भी नहीं पूछ सकती? जय की मां जय को निर्दोष बता रही थी, लेकिन जल्द ही प्रीति के फादर का पक्ष भी सामने आने वाला था। सर प्रीति के फादर का फोन अभी रुड़की में ऑन हुआ है और मुजफ्फरनगर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। ये रुड़की और मुजफ्फरनगर के बीच में जितने भी टोल नाका और चेक पोस्ट हैं सभी को अलर्ट कर दो। आप गलत समझ रहे हैं सर, हम लोग कहीं भागे नहीं थे। प्रीति की अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार गए थे। लेकिन 3 साल पहले आपने फरीदाबाद पुलिस में यह कंप्लेंट लिखवाई थी कि आपकी बेटी प्रीति जय सोलंकी के साथ भाग गई थी। आपने फरीदाबाद पुलिस से प्रीति को ढूंढने के लिए भी कहा था, जबकि आपने प्रीति को नोएडा में छिपा के रखा हुआ था। पिछले 3 साल से क्या छिपा रहे हैं आप लोग? ये सच है सर। 3 साल पहले वो लड़का हमारी बेटी को धोखे से भगा ले गया था। उस लड़के ने हमारी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है सर, और इसीलिए हमारी बेटी बहुत ही डरी सहमी रहती थी। मैं आपको ये सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन बदनामी के डर से खामोश रहा। बदनामी से डर रहे थे या फिर कोई कांड किया था आप लोगों ने? कांड तो उस लड़के ने किया था सर। 2 दिन तक मेरी बेटी के साथ रेप किया उसने, और फिर उसे बेसहारा छोड़कर भाग गया था। कहां छोड़ के भागा? होटल में। उसने सिर्फ रेप ही नहीं किया, प्रीति प्रेग्नेंट भी हो गई थी। उसका अबॉर्शन करवाना पड़ा था मुझे, और इन सब बातों से वो बहुत ही सहम गई थी सर। मैं किसी को कुछ बता नहीं पाया, क्योंकि अगर पुलिस को सब बताता तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते मेरी बेटी जीते जी मर जाती सर। इसलिए मैंने उसे सबसे दूर नोएडा भेज दिया सर। मैंने इसलिए भी छुपाया क्योंकि मेरी दूसरी बेटी भी है, कुसुम। अगर लोगों को पता चलता है कि मेरी पहली बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है, तो कुसुम का हाथ कौन थामता? इस वक्त जय कहां हो सकता है? पता नहीं सर, लेकिन वो 3 साल से इसलिए गायब है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो सामने आए तो जेल जाने से बच नहीं पाएगा। और मुझे तो ये भी लगा था सर कि प्रीति को मारने वाला जय ही है, क्योंकि वो मेरी बेटी से नफरत करता था। उसके बारे में ये सब कुछ मैं आपको पहले बोल नहीं पाया सर। क्या लगता है दुबे, ये प्रीति का फादर देवेंद्र कोई कहानी बना रहा है या सच कह रहा है कि जय ने प्रीति का रेप किया और फरार हो गया? सर 3 साल पहले 9 जुलाई सुबह 3 से 7 बजे तक जय का फोन और प्रीति के पुराने नंबर की फोन लोकेशन अलीगढ़ की थी, और 12 जुलाई को प्रीति नोएडा गई। लेकिन प्रीति के फादर के मुताबिक जय ने 2 दिन तक प्रीति के साथ रेप किया। सर हो सकता है जय इसलिए गायब है क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ किडनैपिंग के चार्ज में ही नहीं बल्कि रेप के चार्ज में भी वो अंदर जाएगा। अगर जय जानबूझकर गायब है तो हो सकता है उसने ये भी पता कर लिया हो कि प्रीति नोएडा में रह रही है।
क्या लगता है दुबे, ये जय सोलंकी तो नहीं? सर अगर ये वाकई में जय सोलंकी है तो एक बात अजीब है, 3 साल तक इसने ना तो अपनी माँ से कोई कांटेक्ट किया और ना ही अपने भाई अजय से। हो सकता है जय की माँ और भाई जय के कांटेक्ट में हो और उसका राज छुपा के उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। वो जानते हो कि जय ने प्रीति को भगाया ही नहीं बल्कि उसका रेप भी किया और बाद में उसका मर्डर भी किया। और 3 साल से हमें वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जय प्रीति के फादर देवेंद्र की साजिश का शिकार है। दुबे, जय की माँ, भाई, प्रीति का बाप, मामा, सबके पिछले 3 साल के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, देखें किसकी कहानी सच्ची है और किसकी झूठी। और हाँ, फरीदाबाद के पुराने केस की फाइल निकालो और दोबारा से चेक करो, पता तो चले किसकी स्टेटमेंट सही है और किसकी गलत। दोनों तरफ से हमें कंफर्म करना होगा। सर, प्रीति की हत्या ने 3 साल पुराने उस केस को फिर से जिंदा कर दिया जिसमें पिछले 3 साल से जय सोलंकी को एक आरोपी मानकर ढूंढा जा रहा था। जय अब कहां था, ये जानने के लिए जय और प्रीति से जुड़े हर शख्स का बयान एक नए नजरिए से लिया जा रहा था। सर, प्रीति के फादर देवेंद्र ने बताया था कि 12 जुलाई को प्रीति उनसे होटल में मिली थी, लेकिन 12 जुलाई को तो प्रीति के फादर की फोन लोकेशन अलीगढ़ की थी। साहब, मैं जल्दी में फोन अपने घर पे ही भूल गया था। लेकिन उस दिन तुम्हें होटल से कोई फोन नहीं आया था, जैसा कि तुमने कहा प्रीति ने तुम्हें होटल से कांटेक्ट किया था। हाँ, शायद फोन प्रीति की मामा को गया था। अब झूठ बोलने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। हाँ यादव सर, जय के भाई अजय की एक इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। मैंने क्या किया? मैंने किया। सर प्लीज मुझे छोड़ो सर, प्लीज मुझे छोड़ो सर, प्लीज नहीं बोले मेरी माँ के लिए, प्लीज सर, प्लीज सर। तुम्हें तुम्हारी माँ की फिक्र है, लेकिन तुम्हारे भैया को तुम्हारी माँ की फिक्र थी? सर भैया माँ पे जान छिड़कते थे। तो फिर कहाँ गायब है तुम्हारे भैया 3 साल से? सर 3 साल से यही सवाल तो हम आपसे कर रहे हैं। और यही सवाल तुम पूछना चाहते थे प्रीति से, क्यों? यादव, ये तुम्हारे ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज है। जिस रात प्रीति का मर्डर हुआ तुमने यही टी-शर्ट पहनी थी। अब बता, सच क्या है? भैया के गायब होने के 3 साल बाद मैंने प्रीति को देखा था और मैं उससे जानना चाहता था कि मेरे जय भैया कहाँ हैं। और उस रात उसके ऑफिस के बाहर मैं उसके आने का वेट कर रहा था। अरे मैडम, सुनो, अरे रुको। अजय, तुम? प्रीति, तुम मुझे पहचान गई हो तो ये बता दो, मेरे जय भैया कहाँ हैं? मैंने पूछा जय भैया कहाँ हैं? बोलो प्रीति। तुम्हारे पापा ने जय भैया के खिलाफ केस फाइल किया है, क्यों तुम्हें भगा के ले गए? प्रीति बोलो कहाँ है जय भैया, बोलो। हेलो, बात कर सकती हो या है कोई आसपास? घर पर तो कोई नहीं है, मामा मामी शादी में गए, वो कल सुबह आएंगे। इतनी अच्छी न्यूज़ तुम अभी बता रही हो? मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। नहीं जय, किसी ने देख लिया तो? कुछ नहीं होगा प्रीति, मैं आ रहा हूँ बस। जय, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? अभी नहीं।
जय उठो, 7 बज गए। जय उठो। प्रीति, ये क्या कर रही हो तुम? तू कमीने यहाँ भी आ पहुंचा? मार जिंदा नहीं छोड़। कमीने इधर आ। साहब, मैंने उन दोनों को एक साथ देखा तो जीएस जी को फोन करके बता दिया। ये क्या कर दिया आपने? जान से मार दिया ऐसे? मार दिया। पापा ने जय को मार दिया। सर, हमने जय को मार के उसे गाड़ दिया था। तेरे बाप ने जय भैया को मार दिया और तू 3 साल से। अजय, मुझे माफ कर दो। मैं ये बात किसी को नहीं बता पाई। माँ अब तक सोच रही है कि जय भैया एक दिन जरूर वापस आएंगे, लेकिन मैं उन्हें ये तक न बता सका कि 3 साल पहले जय भैया का। माना कि प्रीति पिछले 3 साल से खामोश थी, लेकिन प्रीति ने तुम्हारे भैया जय का मर्डर नहीं किया था। प्रीति का मर्डर करने की बजाय अगर तुम हमारे पास आते, हमें सच बताते, तो आज तुम्हारी मां को जय का नहीं तो कम से कम तुम्हारा तो सहारा रहता। सच जब झूठ से ढका हो तो भ्रमित वो आशाएं होती हैं जो किसी को खोकर उसको पाने की उम्मीद नहीं छोड़ती। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। जब हम अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, अपनों से कुछ छिपाते हैं, चाहे वो परिवार की शान बचाने के लिए हो या आन बचाने के लिए, लेकिन इस छुपाने के चक्कर में हम बहुत कुछ खो बैठते हैं। अगर गलती हो भी जाए तो उसे सुधार लेना चाहिए, क्योंकि यही गलती अक्सर बर्बादी का कारण भी बन सकती है और जुर्म के रास्ते भी खोल सकती है। हमारी आज की कहानी डिंपल नाम की एक ऐसी लड़की की है जिसे अपने लड़की होने पर गर्व था, जो अपने सपनों को हकीकत का रूप देना चाहती थी। अरे डिम्पल, आई नानी। टैक्सी आ गई बेटा। है नानी। आ गई मैं नानी। मुझे पता था एथलेटिक ट्रेनिंग सेंटर में तू अव्वल आएगी। हरियाणा की एथलेटिक सेंटर ने तुझे सिलेक्ट किया है। चलो अब मैं चलती हूँ। हाँ। डिंपल बेटा ये ले घी और पंजीरी। ये खा के तुझे ताकत आवेगी, तभी तू बनेगी चैंपियन। मासी, इन आँखों ने सपने तो गणे देखे, अब इन्हें पूरा करने का टाइम आ गया है। चलो अब तो मेरी टैक्सी का भी टाइम हो गया, अब मैं निकलती होगी। पुलिस, पुलिस!
सर ये रहा बैग। चेक करो। सर ये तो बच्चे हैं। फौरन हॉस्पिटल लेके जाओ इसे। सर सिरोही, बैग चेक करो, शायद कुछ ऐसा मिले जिससे बच्ची की शिनाख्त हो सके। तुमने बैग के आसपास किसी को देखा था क्या? नहीं साहब, किसी को नहीं देखा। सर शिनाख्त करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सर बच्ची को बैग में बंद करके फेंकने की क्या वजह हो सकती है? वजह तो कई हो सकती है सिरोही। इसलिए बैग तो एकदम खाली है, लेकिन इस पर एक नाम लिखा है, डिंपल तलवार, और पता झज्जर का है। अपने कांस्टेबल को कहो कि बच्ची की फोटो लेकर आसपास के एरिया में पूछताछ करे, शायद कोई इसे जानता हो। और ये भी पता करो कि आसपास के पुलिस स्टेशन में इसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है क्या। तब तक इस बैग पे लिखे पते पर दस्तक देते हैं। यस सर। कौन है ये बच्ची? ये बच्ची डिंपल के बैग में क्या कर रही थी? इस बच्ची का डिंपल से क्या रिश्ता है? और इस छोटी सी मासूम बच्ची को किसने मरने के लिए बैग में छोड़ दिया? क्या ये सब डिंपल का किया धरा है? अचानक कई सवाल खड़े हो गए थे और पुलिस तहकीकात में जुट गई। जी नहीं जी, ये तो यहाँ की ना लागे है। नहीं साहब, इस बच्ची को तो कभी नहीं देखा मैंने। ये डिंपल तलवार का घर कहाँ है? सर आगे है। चलो। डिंपल तलवार यहीं रहती है? ना जी, हमारी कोई बात ना हुई सर, प्रैक्टिस में होगी वह, आज फोन करेगी। आप डिंपल की बहन हैं? हाँ जी सर, मेरे पापा जी उसके मामा हैं। आपकी भी उससे कोई बात नहीं है? नहीं सर, हमारी तो कोई बात नहीं, वो हमारे पास फोन नहीं है ना। पर बात क्या से, अब ऐसे पूछताछ क्यों कर रहे हो? अच्छा डिंपल पंचकुला कैसे गई थी? पर टैक्सी से गई थी, स्टैंड से बुलाई थी टैक्सी। सिरोही, इनसे डिंपल का नंबर लेके तुम भी ट्राई करो और एथलेटिक एकेडमी में फोन करके पूछो कि डिंपल वहां पहुंची या नहीं। नंबर बताइए। और सिंह, टैक्सी स्टैंड से टैक्सी ड्राइवर को थाने लेकर आओ। ओके सर। साहब आपकी बातों से मेरा जी घबरा रहा है, क्या बात है? आप कौन? मैं मासी, 15 सालों से इस घर में रह रही हूँ। डिंपल हमारे हाथों पली है। ये बैग को पहचानते हैं आप लोग? ये तो डिंपल का है, अपने साथ ले गई थी। कहाँ मिला? आहरी गांव के कूड़ेदान से। वह तो पंचकुला से बिल्कुल अलग है। जी, और इस बैग में डिंपल का सामान नहीं बल्कि 1.5 साल की लड़की थी जिसे मरने के लिए फेंक दिया गया था, मगर वो जिंदा है। इस बच्ची को पहचानते हैं आप लोग? ना। अच्छा, डिंपल शादीशुदा थी या किसी से कोई प्यार व्यार का चक्कर? ना जी ना, वो तो अभी बच्ची है, खेलने कूदने की उम्र से है उसकी। जी क्या बोल रहे हो साहब? हमारी लाडो कोई ऐसी वैसी लड़की ना है। सर हमारी जीजी का गोल सेट है, लड़कों वड़कों में इसका कोई ध्यान ना से। 205, 206, 207, 208, 209, 210। क्या हुआ तन्ने? के ताड़ रहे से? छोरी कभी देखी ना से क्या? अरे लड़की तो बहुत देखी है, लेकिन थारे जैसी लड़की पहली बार देखी है जो इतना अच्छा रस्सा टापती है। तू बड़ी मस्त है, तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। बापू ने अभी नई नई मोटरसाइकिल खरीद के दी है, थारे को दिल्ली घुमा के लाऊंगा। चल गर्लफ्रेंड तो मैं थारी बन जाऊंगी, लेकिन एक शर्त से हमारी। अरे बोलना, तेरे लिए जान भी हाजिर है। मेरी तरिया 100 रस्सा टाप के दिखा लगातार। बोल मंजूर है? मंजूर है। क्या हुआ? मरने कैंट कह रहा था, खुद का टेंट हो गया। चल निकल यहाँ से, चल बहुत देखे तेरे जैसे, जा चल चल निकल यहाँ से, बड़ा आया। सर हमारी जीजी का ध्यान एकदम से ठीक है, अपना ध्यान भटकने ना देवे से। सर एकेडमी के मैनेजर से मेरी बात हो गई है और उनका कहना है कि डिंपल तो एकेडमी आई नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि डिंपल का कोई बॉयफ्रेंड हो जिसके बारे में आप लोगों को ना पता हो और ये बच्ची उसी की हो। क्या बात कर रहे हो? अगर वो पेट से होती तो सबको पता लगता। हमारी चोरी ऐसी ना थी। डिंपल के बैग से हमें एक बच्ची मिली है और डिंपल अब भी गायब है, तो हम सवाल तो करेंगे ना। और हमें ये भी शक है कि कहीं डिंपल ने तो उस बच्ची को मारने की कोशिश नहीं की। जिस चोरी को हम जानते नहीं है उसको भला वो क्यों मारेगी? अच्छा ये बताइए कि डिंपल के माँ बाप कहाँ हैं? डिंपल के सब कुछ हम ही है, बचपन से उसे हमने पाला।
अच्छा, इस घर में आप लोगों के अलावा और कौन कौन रहते हैं? मेरे मम्मी पापा रहते हैं, रविंदर और पद्मा भैया आज सुबह गुड़गांव गए हैं, रात तक लौटेंगे। आप लोगों को शक है किसी पे? नहीं सर जी। अगर डिम्पल का फोन आता है या कोई भी जानकारी आप लोगों को मिलती है, हमें फौरन इत्तला कीजिएगा। और आपके मम्मी पापा जैसे ही घर आ जाएं, उनको थाने भेज देना। सिरोही, मुझे लगता है कि डिम्पल के बारे में इसके घर वाले जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। खैर, डिम्पल के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और इसके फोन की लास्ट लोकेशन ट्रैक करो। यस सर। हाँ राजपाल बोल। ठीक है सर, हमारे कांस्टेबल ने हरी में सभी लोगों से पूछताछ की है, लेकिन कोई भी उस बच्ची को नहीं पहचानता। ठीक है, कांस्टेबल सिंह से कहो कि झज्जर में भी डिम्पल और बच्ची की फोटो दिखाकर पूछताछ करें, शायद कुछ हाथ लगे। ओके सर। रुको, क्या हुआ सिंह? सर, जिस टैक्सी में डिम्पल पंचकुला के लिए निकली थी उसका गाड़ी नंबर ये सर। उस गाड़ी से ड्राइवर अभी तक गायब है और उसका मोबाइल नंबर भी ऑफ है। सिरोही, ड्राइवर का इस तरह गायब होना और उसका फोन स्विच ऑफ होना किसी दूसरी तरफ ही इशारा करता है। इसके फोन को ट्रैकिंग पे डाल दो, जैसे ही ऑन होगा इसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। खैर, वो हॉस्पिटल से बच्ची की कोई खबर? हाँ सर, डॉक्टर से बात हो गई है, बच्ची खतरे से बाहर है लेकिन होश में नहीं है। और हाँ सर, ब्लड रिपोर्ट से पता चला है कि बच्ची को काफी समय से अफीम के डोज दिए जा रहे थे। अफीम? कोई फिजिकल अब्यूज? नहीं सर। ये तो होना ही था। इतनी आजादी चोरों को ना मिले है, उतनी आजादी तूने अपने नातन को दे रखी है अम्मा। उस छोरी ने अपना मुंह तो काला कर दिया, लेकिन हम सबके मुंह पर काली पोत कर वो छोरी के गायब हुए पता ना से। अरे पद्मा, धीरे बोल, पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाओगी कि? मैं पिटूसू? ढिंडोरा तेरी लाडली भांजी पीट चुकी है, उसके बैग में मिला है बच्चा। वो अब तक पंचकुला ना पहुंची है। पुलिस वालों ने तो पूरे गांव में पूछताछ कर ली होगी उस छोरी की। चुप हो जा पद्मा, हमारी डिम्पल ऐसी ना से तू उससे नफरत करे तभी उसे नीचा दिखाने में कोई कसर ना छोड़े। हे अम्मा, तेरी लाडली भाग चुकी से, अब तो मान जा अम्मा, तूने उस छोरी को सही ढंग से ना पाला से। तेरी वाली तो मौका देकर चौका मार गई, लेकिन मेरी वाली आज भी घर में गाय बनी बैठी से। ऐसे पाला जाता है छोरियों को। हेलो, हाँ सुन, अभी बात ना कर सकती हूँ, सब घर पे हैं और अगर किसी को पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। अब तक डिम्पल का एक बेबाक और सीधा किरदार पुलिस के सामने आया था। डिम्पल ना तो गलत बोलती थी और ना ही उसे गलत सुनने और देखने की आदत थी। तो फिर आखिर ऐसी लड़की के साथ क्या हुआ? जो लड़की अपने करियर को लेकर इतनी संजीदा थी, वो अचानक कहां गायब हो गई? उस बच्ची के साथ भी डिम्पल का रिश्ता अभी साफ नहीं हो पाया था। पुलिस हर सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। साहब, हमारी माँ ने आपको डिम्पल के बाप और भाई के बारे में इसलिए ना बताया क्योंकि हमारे जीजा को डिम्पल तो कभी चाहिए ही ना थी, बल्कि हमारी बहन की मौत के बाद तो उसने डिम्पल को कति मरने के लिए छोड़ रखा था। इसलिए 15 साल पहले ही हमारी माँ डिम्पल को उसके बाप के घर से जबरदस्ती उठा के ले आई थी। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल। अरे सनी, ये क्या कर रहा है? हट। डिम्पल, हाँ हाँ मेरा बच्चा, छोरी है तेरी। चोरी ना बो जाइए। अरे खिलौना समझ के खेल रहा तो क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो काम आ रही है, वरना क्या करूंगा इसका? क्या बोल रहा है तू? हैं? मेरी छोरी की छोरी है, नानी हूँ इसकी, तेरे लिए बोझ है? ठीक है, मैं इसको ले जा रही हूँ। रविंदर, ले पकड़ इसको। पर अम्मा, इसको अभी? अरे तू मामा है, समझा कि नहीं? ये ले सनी, तेरे लिए लाई थी गिफ्ट, लेके चल चल। के बताए साहब, खुर्रात छोरी है वो, चीती की तरह भागे है और चीती की तरह लड़े भी है वो। अब आप ही बताइए, ऐसी छोरी को अपने घर की बहू बनाएगा कौन? सबकी बात तो छोड़ो साहब, उसका अपना सगा भाई भी उसे धमका कर गया था, उसे भी ना पसंद था उसका इधर उधर भागना। कहाँ जा रही है? प्रैक्टिस करना। ए रुक, बहुत हुआ तेरा खेल कूद। अब गांव की बाकी छोरी तरह चूल्हा चौका कर,
ये खेल कूद से तेरे खसम का पेट न भरेगा। बड़ी चिंता हो रखी है थाने हमारे खसम के पेट की। आज तक तो भाई का कोई फर्ज निभाया नहीं है थाने। चल मैं तो जा रही हूँ। ज्यादा टोर मत दिखा, ये मैं नहीं बाबा की फिक्र है। अब तेरी शादी की उम्र हो रही है। जाके कह दे अपने बापू से तेरी शादी की फिक्र करे। मैं तो दौड़ूंगी, चैंपियनशिप भी जीतूंगी। मुझसे पंगा ना ले, समझी? ये छोटे कपड़े पहन के ना गांव के छोरों के सामने घूमेगी ना तो ये अच्छी लड़कियों लक्षण ना है। और इस बार तू ना मानी तो इस बार कुछ बड़ा ही होगा। क्या करेगा तू? मारेगा? चल आज तो मैं भी देख लूं। आज तो फैसला हो के रहेगा। रोक सके तो रोक ले मने। मैं तो जा रही हूँ। डिंपल, इस बार देखता हूं तू कैसे दौड़ती है। तुझे तो ना छोड़ूंगा। सिरोही, रविंदर और पद्मा की बातों से तो ऐसा लगता है कि विजेंद्र और सनी ने डिंपल को एकेडमी जाने से रोकने के लिए या तो उसे किडनैप किया है या फिर उसे। डिंपल की कॉल ट्रेस हो गई। 14 मार्च को 3 बजे उसका फोन अहरी में था, लेकिन उसके बाद उसका फोन ऑफ हो गया। सर इसका मतलब तो ये है कि डिंपल पंचकुला जा ही नहीं रही थी। या कोई जबरदस्ती उसे अहरी ले गया? उस टैक्सी ड्राइवर का कुछ पता चला? सर उसका फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा है। डिंपल का अहरी जाना और उसके बैग में वो बच्ची का मिलना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या डिंपल पकड़े जाने की वजह से छुप रही है या उसकी जान को कोई खतरा है? दोनों ही हाल में इन दोनों का रिश्ता सवालिया निशान है। ऐसा क्या राज हो सकता है जो कोई इस बच्ची की जान लेने की कोशिश कर रहा है? ये बच्ची आपकी बेटी डिंपल के बैग में बंद करके फेंकी हुई मिली है। ना जी, मैं ना जानू इस बच्ची को। विजेंद्र जी, हमने तो सुना है कि आपको आपकी बेटी डिंपल पसंद नहीं थी, इसीलिए आपने डिंपल को उसकी नानी के यहाँ पलने दिया। जी वो तो पुरानी बात हो गई। मुझे नहीं चाहिए थी बेटी, लेकिन उसकी माँ के मरने के बाद उसकी नानी ले गई उसे। और जब वो अपने हुनर में अच्छा करने लगी तो आपने उसे गायब करा दिया ताकि वो आपकी लायक बेटी ना कहलाए। वैसे भी आपका बेटा सनी तो कुछ खास कर नहीं रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुझे तो फक्र है कि मैं डिंपल का बापू हूँ। पूरे झज्जर में जब धूमें मचती हैं तो छाती चौड़ी हो जाती है। ये देखो जी, अखबार में जब भी फोटो छपती है तो एक एक फोटो की कटिंग को फ्रेम बना के ऐसे दीवार में टांग देता हूँ जी। सर मेडल फ्रेम करके लगा रखे बापू ने उसके। एक बेटे के लिए तो ये परेशानी की बात होगी ना। पहले तो बेटी को पूछते नहीं थे, आज जब गांव के लोग बोलते हैं कि डिंपल के बापू जा रहे हैं तो छाती चौड़ी हो जाती है उनकी। मेरे को डर था कि बेटी के प्यार में अंधे ना हो जाए और उसके नाम आधी प्रॉपर्टी ना कर दे। तो इसलिए पहले तूने उसे धमकी दी और मौका पाकर गायब कर दिया? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो आपसे मालूम पड़ा कि वो गायब हो गई। अच्छा, इस बच्ची को पहचानता है? ये कौन है? चिंता मत कर, जैसे ही मुझे पता चलेगा ना तुझे जरूर बताऊंगा। चलो। दूर तक जितनी भी खुली हुई जगह आपको नजर आ रही है ना, ये टोटल हमारी है। और ये जितने झाड़ झंकार है ना, ये सब कट जाएंगे। जी। स्माइल कैसी आ रही है? हाँ सर कुछ। आइए साहब, देखिए क्या है वहां पे। सिरोही, खोलो। सर कहीं ये डिंपल की लाश तो नहीं? लाश तो काफी बुरी तरह से सड़ चुकी है, शनाख्त करना भी मुश्किल होगा हमारे लिए। आसपास अच्छे से सर्च करो। सर बात कुछ समझ में नहीं आई। पहले बच्ची बैग में मिली और फिर उसके बाद इन दोनों को एक ही तरीके से सूटकेस में डाला गया। आखिर कनेक्शन क्या हो सकता है इन दोनों का आपस में? पता लगाते हैं। खैर, डिंपल के घर वालों को शिनाख्त के लिए बुलाओ। यस सर। अब तक बैग में मिली बच्ची का रहस्य और गुमशुदा डिंपल की खोज में निकली पुलिस टीम को डिंपल की मिली लाश ने हैरान कर दिया। उसकी लाश ने इस केस में कई सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था। शक की सुई डिंपल के भाई पर थी, लेकिन पुलिस को अब भी किसी पुख्ता सबूत की तलाश थी। आखिर क्या रिश्ता था डिंपल का उस बच्ची से और किसने डिंपल को इतनी बेरहमी से मारकर
उसके ही बैग में डालकर फेंक दिया था। डिंपल और इस बच्ची की डीएनए जांच कराओ, पता करो कि ये बच्ची डिंपल की बेटी है या नहीं, और डिंपल की पूरी फैमिली का कच्चा चिट्ठा चाहिए मुझे। ऐसा कौन है जो दोनों की जान का दुश्मन है? और हाँ, पता करो कि 14 मार्च को डिंपल के परिवार में से कौन कहां पर था, और इनके पड़ोसियों से भी वेरीफाई करो। यस सर। सर, डिंपल का मोबाइल टैक्सी स्टैंड से हरी रोड पे जाके स्विच ऑफ हो गया था और उस टैक्सी ड्राइवर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बच्ची टैक्सी ड्राइवर की हो और लूटपाट के चक्कर में तीनों को मार दिया गया हो? मुझे ऐसा लगता है इस सब के पीछे जो कोई भी है वो बहुत ही शातिर है, लेकिन कानून के दाव पेच में मुजरिम के हाथ में बस 2 ही चीजें लगती हैं, हार और हथकड़ी। सर, टैक्सी ड्राइवर का फोन ट्रेस हो गया, उसका प्रेजेंट लोकेशन सरोला गांव की है। सिरोही, उठाओ उसे। यस सर। अरे भाई साहब, ये जो आपके गांव में कैब ड्राइवर रहता है वो कौन है? सारे पाप आज ही धोएगा क्या? लेके चलो इसे। मैंने क्या किया? मत मारो साहब, बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। ना तो मैं उस बच्ची को जानता हूँ और ना ही मैंने उस लड़की को मारा साहब। मत मारो साहब। तूने पंचकूला के लिए सवारी ली थी, लेकिन तू उसे कहीं और लेके गया। क्यों? साहब, उस लड़की ने पंचकूला के लिए टैक्सी बुक की थी, लेकिन हाईवे आने पर उसने पंचकूला की जगह गाड़ी दूसरी तरफ मोड़वा दी। फिर अहेरी आई और आगे का रास्ता खराब होने के कारण वो टैक्सी से उतर गई और ऑटो में बैठ के निकल गई। तेरी बात पे भरोसा कैसे करूं? अगर तूने डिंपल को हरी में छोड़ा था तो अपने गांव में जाकर मोबाइल बंद करके छुप के क्यों बैठा था? नहीं साहब, मैं छुप के नहीं बैठा था। अहरी के पास ही मेरा गाँव था, तो मेरे मन में लालच आ गई कि मैं कुछ दिन गाँव में रुक जाऊँ, इसलिए मैंने अपना मोबाइल फ़ोन भी बंद कर दिया था, क्योंकि ग्राहक भी बार बार परेशान करते हैं तो उन्हें मना करना पड़ता है। जैक, तू ये बता, अगर डिंपल को तूने एरी में छोड़ा था तो वहां उसकी फोटो दिखाने पर किसी ने उसको पहचाना क्यों नहीं? हाँ, वो इसलिए साहब कि वो ऑटो में बैठने से पहले उसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढक रखा था। चेहरा ढक रखा था? क्यों? वो तो पता नहीं साहब, लेकिन वो लड़की बहुत जल्दी में थी। भैया भैया तेज चलाइए ना, थोड़ा सा तेज चला दीजिए, देखो मैंने देरी हो रही है। मैडम, इससे ज्यादा तेज नहीं चला पाऊंगा, गाड़ी है, कोई हवाई जहाज नहीं है, सवारी को सही सलामत पहुंचाना भी होता है। नहीं नहीं नहीं, आप लीजिए आप लीजिए। आप उसकी इसी हड़बड़ी की वजह से मेरा एक्सीडेंट होते होते बच्चा साहब। बच्ची थी क्या उसके साथ? नहीं साहब, वो तो अकेली थी, इस बच्ची को मैं नहीं जानता। रिक्शे वाले की शक्ल याद है? हाँ साहब, याद है। सिरोही, इस रिक्शे वाले का स्केच बनवाकर अहरी जाकर उससे पता करो कि उसने डिंपल को कहां छोड़ा था और वो किसका पीछा कर रही थी। यस सर। आप इंस्पेक्टर चौधरी जी को इन्फॉर्म कर दीजिए, बच्ची स्टेबल है और अगली पूछताछ के लिए वो उनसे मिल सकते हैं। सिंह, ये हमारी डिंपल की छोरी ना सर, कोई गलत फहमी हुई है। ये बच्ची तो बिल्कुल हमारी लाडो जैसी लागे है। जब लाडो छोटी थी बिल्कुल ऐसे ही लगी थी, वही गोल गोल गाल, वही चुलबुली आंखें, ये मेरी लाडो ही है। ना ना, ये छोरी हमारी डिंपल की छोरी ना सर, हमारी डिंपल तो चली गई। दरोगा साहब, हमारी डिंपल को कौन मार रहा है, उसको पकड़ के लाओ, हमारी डिंपल। सिंह जी, डिंपल और बच्ची का डीएनए टेस्ट करवा के रिपोर्ट मैच करो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ओके सर।
सर वो छोरी स्कूटर वाले का पीछा करते हुए यहीं तक आई थी। आगे रास्ता बंद है तो वो अपना सामान उतारी, अब पता नहीं किधर चली गई। इसी जगह तो हमें डिम्पल की लाश मिली थी और इतने जंगल में तूने उस लड़की को अकेला छोड़ दिया। अरे साहब रास्ता बंद है, वो अपना सामान उतारी और पता नहीं किधर चली गई। स्कूटर वाला जो बंदा था वो कहाँ से आया था? वो बादल के घर से आया था साहब। चल। ये बादल कौन है? लोफर आदमी है साहब, यहाँ अपनी माँ के साथ रहता है, गांव में गुंडागर्दी करते रहता है। तुझे पूरा यकीन है कि स्कूटर वाला आदमी बादल नहीं था? बिल्कुल साहब, वो बादल नहीं था, उसकी कदकाठी बादल से बिल्कुल अलग थी। आपको बताया ना साहब, उसने अपना चेहरा गमछे से ढका था। आखिर बादल ऐसा क्यों करेगा? सर, डिम्पल के घर वालों के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 14 मार्च को अहरी में कोई नहीं था सिवाय एक के। वो कौन? सनी। उसका और डिम्पल का मोबाइल अहरी में लगभग सेम टाइम पर एक्टिव था। इसका मतलब सनी जरूर कुछ छुपा रहा है। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो आपसे मालूम पड़ा कि वो गायब हो गई। हो सकता है कि सनी ही वो शख्स है जिसका पीछा डिम्पल कर रही थी, लेकिन क्यों? सर हम यहीं पे रुके थे जब वो आदमी बादल के घर में गया। अच्छा, उस स्कूटर का मॉडल क्या था? मतलब कौन सी कंपनी का था? रंग वगैरह कुछ याद है? पुराना स्कूटर था साहब, हरा रंग का था, स्टेपनी के कवर पे चश्मा बना हुआ था। अब बाकी कुछ ज्यादा याद नहीं है साहब। अच्छा, वो आदमी कितनी देर में घर से वापस आया? यही 5 से 7 मिनट में वापस आ गया, लेकिन बहुत हड़बड़ी में था साहब। मैडम बोली पीछा करो, तुम्हें पीछा करने लगा। कुछ नहीं किया साहब, मेरा तो एनिमल फाउंडर का बिजनेस है सर। पेमेंट लेने देने के लिए हर एक दूसरे तीसरे दिन आ ही जाता था। वो तो अचानक की बात है कि डिम्पल 14 मार्च को वहीं पर थी। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मन ने ना पता वो क्या करने वहां पे गई थी। अगर वो तेरा पीछा नहीं कर रही थी तो वहां और किसको जानती है वो? बादल, वो आ रही का रहने वाला और झज्जर बहुत आता जाता था और वो डिम्पल को अच्छे से जानता था साहब। और कुछ दिन पहले की बात है। जीजी, हम कंपटीशन तो देखा है, पर अगर मम्मी हमारे घर पहुंचने से पहले रोहतक से वापस आ गई तो बड़ा बवाल हो जाएगा दीदी। तू चिंता ना कर, मम्मी ने मैं समझा दूंगी। क्या होया? दीदी, छोरा मन्ने। तू इस तरफ आ। उठ, क्या है? हाँ, लातों की भूत ना भक्तों से नहीं मानते। हाँ, वो थप्पड़ तन्ने बहुत महंगा पड़ेगा। चल दफा हो जाए यहाँ से, वरना सस्ते में मुंह सुझा दूंगी, बता रही हूँ। हाँ चल निकल। कैसा भाई है तू? तेरी आंखों के सामने तेरी बहन के साथ इतना कुछ हुआ और तू बुज़दिलों की तरह देखता रहा। इस सरिता को थाने लेके आओ। इसने भी बादल के बारे में कुछ नहीं बताया। लगता है इस फैमिली के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को परफेक्ट करना ही पड़ेगा। यस सर। बादल घर पे है? वो तो घर ना है, पर क्यों हुआ थानेदार साहब? पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। सर। अरे साहब, क्या बात है? अरे साहब, बादल कहाँ गए और घर कब तक आएगा? वो तो कब आवे है कब जावे है, मैंने तो कुछ पता ही नहीं है। पर बात क्या है? इन्हें पहचानती हैं आप? या गांव में कभी देखा हो आपने इन्हें? जी ना जी, मैंने तो ना देखा है। हमें बादल की फोटो और उसका मोबाइल नंबर चाहिए। जी वो तो लेकर आइए। ये लो जी। सर, यहाँ आइए। क्या हुआ?
सर अफीम। और सर ये देखिए बच्ची के कपड़े। लेके चलो इसे। साहब साहब मेरी बात तो सुनो साहब। मैं बताती हूँ, 14 मार्च जब छोरी गायब हो गई तब तक तो वो हमारे साथ ही थी। उसके बाद पता नहीं कहाँ हो गया। तो ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? मन लगे कि आप मैंने जेल में बंद कर देंगे। वो तो हम आपको अब भी डालेंगे। सीधे सीधे बताओ बच्चे के साथ में रिश्ता क्या है और अफीम क्यों देते थे? बोलती उसे पूरा वक्त सोने के लिए, ताकि आजू बाजू में कोई उसको आवाज ना सुने। ये बच्ची किसकी है और इसे यहाँ पर कौन लेकर आया था? बोलती हमारा छोरा बादल वो पता नहीं कहाँ से ले आया था। उसके 4 दिन बाद कोई उसे उठा के ले गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर मैंने भी वो मारने लगा। साहब सर बादल ने हमारे साथ जो उस दिन हरकत की थी उसके बारे में सिर्फ डिम्पल दीदी को पता था। अगर मम्मी को ये पता चल जाता तो मुझे जो छूट मिली है वो भी खत्म हो जाती। बस इसलिए मैंने आपको कुछ ना बताया। तुम्हारी मम्मी को तुम्हारा और डिम्पल का साथ में होना पसंद क्यों नहीं था? क्योंकि मम्मी डिम्पल दीदी को पसंद ना करती थी। मम्मी तो हमेशा इस होड़ में रहती है कि कब दादी को दिखा सके कि डिम्पल दीदी को इतनी आज़ादी देके दादी ने सही ना किया सर, और इसी वजह से हमारे ऊपर इतनी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। मम्मी को डर था कि अगर मैं डिम्पल जीजी के साथ ज़्यादा रहूँगी तो मैं भी बिगड़ जाऊँगी। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि डिम्पल तुम्हें बिगाड़ रही है? नहीं सर, डिम्पल जीजी तो हमारे से बहुत प्यार करती थी। डिम्पल के मर्डर को लेकर तुम्हें घर पर किसी पे शक है? नहीं सर। बच्ची, अरे बच्ची कहाँ गई? सर हमें बादल के घर से बच्ची के कपड़े और अफीम बरामद हुई है, और जो बच्ची हमें मिली थी वो बादल के घर पर ही थी। बादल की माँ का कहना है कि बादल ही उस बच्चे को घर पर लेकर आया था। वो हमारा छोरा बादल वो पता नहीं कहाँ से ले आया था। लेकिन सर 14 मार्च को बादल के घर पर उसकी माँ से मारपीट करके कोई बच्ची को वहां से ले गया, और उसी 14 को डिम्पल भी बादल के घर पर गई थी और वहां से किसी का पीछा करते हुए मर्डर स्पॉट तक पहुंच गई थी। सर लेकिन बादल अब भी गायब है, लेकिन हमने आसपास के गांव में सभी खबरों को एक्टिवेट कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से डिम्पल की मौत 14 मार्च को शाम 5 से 6 बजे के बीच पीठ और पेट में किसी धारदार हथियार के वार करने की वजह से, और डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से भी डिम्पल और इस बच्ची में कोई रिलेशन नहीं। सर ये तो बहुत ही अजीब बात है, दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, फिर दोनों एक साथ कैसे थी? सिरोही, इस स्कूटर वाले आदमी को ढूंढना बहुत जरूरी है, और साथ में इस बादल को भी। हमें जल्द से जल्द इस केस को अंजाम तक पहुंचाना है। 1 मिनट सर। हेलो, सब इंस्पेक्टर सिरोही। क्या? सर मैं कुछ देर के लिए वॉशरूम गई थी, वापस आने के बाद देखा तो बस। सर मैं बाहर से रूम में आई तो बच्ची आराम से सो रही थी। मैं उसकी दवाइयाँ चेक करने लगी, दवाइयाँ खत्म हो गई थी। मैं डिस्पेंसरी गई और आके देखा तो बच्ची गायब थी। इसका मतलब है कोई लगातार बच्ची पे नजर बनाए हुए था। सर ये तो बड़ी अजीब बात है, डिम्पल की लाश मिलते ही बच्ची गायब हो गई। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लेकिन सर कोई 1.5 साल की बच्ची क्यों मारना चाहेगा? यही पहेली तो हमें सुलझानी है। डिम्पल और सनी दोनों के घर को छान मारो। डिम्पल के बैग का सामान कहीं तो मिलेगा, और जहां ये सामान मिलेगा स्कूटर भी वहीं होगा। हमें जल्द से जल्द बच्ची को ढूंढना होगा, बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। हर चेक पोस्ट पे चेक करवाओ कि कोई बच्ची को शहर से बाहर ले जाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। सब जगह उसके पोस्टर लगवा दो। न्यूज़पेपर में भी मिसिंग चाइल्ड का नोटिस दे दो। 14 मार्च को लेकर अभी कुछ ही बातें पुलिस के सामने आई थी कि अचानक इस बच्ची के गायब हो जाने से इस केस में सनसनी फैल गई।
पुलिस अब बादल और इस स्कूटर वाले आदमी को ढूंढ रही थी जो कि डिंपल के मर्डर में उनके लिए प्राइम सस्पेक्ट थे। डीएनए रिपोर्ट से साफ हो गया था कि ये डिंपल की बच्ची नहीं थी। तो फिर डिंपल का इस बच्ची से क्या लेना देना था और ये किसकी बच्ची थी? क्या डिंपल की मौत किसी भी तरह से इस बच्ची से जुड़ी हुई थी? डिंपल का कातिल पुलिस की गिरफ्त से अभी काफी दूर था। इस केस में आने वाला हर मोड़ इस केस की पेचीदगी को और बढ़ा रहा था। हेलो, हाँ जल्दी बोलो, क्या बच्ची? क्या कर रहे हो साहब? हम कोई मुजरिम थोड़े ना जो हमारे घर की तलाशी ले रहे हो साहब। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है, बाय। सिंह, तलाशी लो। सर, ये मोबाइल मिला। वो हमारे पास फोन नहीं है ना। वो फोन इस साल दीदी ने मुझे हमारे जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। घर वालों को उसके बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि अगर मम्मी को पता चलता तो वो अलाउ नहीं करती। तुम्हारे फोन पर किसी इद्रीस नाम के लड़के के बहुत कॉल्स हैं। क्या माजरा है ये? 2 महीने पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी उसने मुझे। हमारी चैट होनी शुरू हुई। उसके बाद हमने मिलने का प्लान बनाया। सरिता, यू क्या कर रही है तू? यो सब करने के लिए तूने फोन दिया था क्या? की बकवास करियो आप? प्यार करो मैं इद्रीस से। प्यार करती है हाँ? और तू आज के बाद सरिता के तो क्या इस मोहल्ले के आसपास भी बन रहा है ना तो तेरी टांगे काट के तक तेरे घर भिजवा दूंगी। हाँ चल निकल। और तू मामी का कहा सच करवाएगी और मेरी नाक कटवा देगी। उस दिन के बाद मैं कभी इद्रीस को नहीं मिली। दीदी ने अकेडमी जाने से पहले मेरा फोन वापस दिया, यो कहकर कि वो मुझे रोज फोन करेंगी। दीदी के जाने के बाद मैंने फिर से इद्रीस को कॉल किया, बात करने की कोशिश की पर कभी बात नहीं हुई। कहाँ मिलेगा ये इद्रीस? सर मुझे नहीं पता है। गांव में हमारे जो टेलर मास्टर है उनका भांजा है, कभी कभी दिल्ली से आता है। इसकी फोटो है फ्रेंड्स बुक पे? नहीं सर, उसने दिल्ली गेट की फोटो लगाई है। उठवा के लाओ इस मामा के भांजे को। हाँ बोल। साहब जी, बादल बड़े मैदान पर छाया हुआ है। रे अकेले अकेले ही खाएगा क्या? रुक रुक। बताओ बच्ची से तेरा क्या रिश्ता है? बोल। साहब, मैं उस चोरी का बाप हूँ। साहब, ये बात मैं किसी को बताना ना चाहता था। क्यों? बोल, बच्ची कहाँ है? तूने पहले बच्ची को अपने घर पे छुपा के रखा, उसे अफीम खिलाकर बेहोश किया और फिर उसे डिंपल के बैग में डालकर जंगल में फेंक दिया। क्यों मारा डिंपल को? और बच्ची कहाँ है? साहब, मन ने डिंपल को ना मारा है और मन ने ना पता है वो बच्ची कहाँ है। उस बच्ची की माँ कौन है? बोल। बताता हूँ साहब। मैंने छोड़ा था। मैं बताती हूँ। 3 साल पहले हमारा चक्कर चल रहा था बादल के साथ। ये बात हमारे घर में किसी को पता ना थी। हमारा बिल्कुल मन ना था रविंदर के साथ रहने का। मैं किसी तरह रविंदर को छोड़ना चाहती थी, लेकिन हमारा ऊपर कोई दोष ना लगा, इसलिए रविंदर में खोट है कहकर मैंने उसे छोड़कर बादल के पास चली गई। रोहतक 4 महीने बादल ने मैंने बहुत अच्छे से रखा था। उसके बाद उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। हमारे टुकड़ों पर पल रही है, हमारा पैसा खर्च कर रही है, तो वसूल तो करूंगा ना। और जब मैंने बच्ची हुई तो बादल ने मैंने घर से बाहर निकाल दिया और उस बच्ची को छीन लिया मुझसे, ये कहकर कि वो बच्ची उसके कमाई का जरिया बनेगी। अब क्या किया उसने बच्ची के साथ? मैंने क्या पता था। उस दिन के बाद तो मैं उस बच्ची से मिली तक ना हूँ। सच बता दे कि बच्ची कहाँ है। मैं सच कह रही हूँ। जब मैंने बादल ने घर से बाहर निकाल दिया तो मैं सीधे
रविंदर के पास चली गई। क्या किया उसने बच्ची के साथ? मने क्या पता साहब, उस दिन के बाद तो मैं उस बच्ची से मिली तक ना हूं। सच सच बता दे कि बच्ची कहाँ है। मैं सच कह रही हूं। जब मैंने बादल ने घर से बाहर निकाल दिया तो मैं सीधे रविंदर के पास चली गई, ये झूठ बोल के कि मैं उसके और सरिता के बगैर रह ना सकूं। उसने भी मुझे चुपचाप अपना लिया। उस दिन से आज तक मैं ना बादल से मिली और ना ही अपने बच्ची से। पुलिस पर यह हकीकत खुल चुकी थी कि बच्ची डिंपल की मामी की है, लेकिन बच्ची को बादल के घर से किसने किडनैप किया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि डिंपल की हत्या किसने की? ये तो वही स्कूटर है जैसा रिक्शे वाले ने बताया था। ये देखिए इसमें निशान भी है। पुराना स्कूटर था साहब, हरा रंग का था, स्टेपनी के कवर पे चश्मा बना हुआ था। इसका स्कूटर है ये। शादी में ससुराल वालों ने दिया था, कई सालों का इस्तेमाल भी नहीं किया, यहीं पड़ा रहता है। थाने ले चले सर। ओके सर। सर, बादल के 1.5 साल से आज तक के कॉल रिकॉर्ड्स में एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। क्या? सर, पद्मा सही कह रही थी। बादल और उसके बीच में 1.5 साल से फोन पर कोई भी बात नहीं हुई है, लेकिन एक नंबर है सर जिस पर हर महीने 2 से 3 कॉल लगातार होते रहे। किसका नंबर है? रविंदर दहिया का। सर, इदरिस को हमने पकड़ लिया। बोल, तो भाग क्यों रहा था? सब मैं डर गया था, मैंने उसने सुना था सरिता के बाप को बात करते हुए। अच्छी सी फिटिंग कर दियो, परसों लेने आऊंगा मैं। अरे तन्ने बोलिया ना सरिता ने लेके आऊंगा। कल मुझे गुड़गांव के हाईवे पे मिलियो ठीक 3 बजे। नाना गांव के पास ना। सरिता ने तन्ने पहचान लिया तो गेम उल्टी पड़ जाओगी। चल अभी रख रहा हूं। मुझे लगा सरिता का बाप उसे कहीं बेचने जा रहा है, इसलिए मैं जाकर डिंपल, सरिता की जो बड़ी बहन है, मैंने उसको सारी बातें बता दी सर। अच्छा किया जो तन्ने मैंने बता दिया। मामा इतना गिर सकता है। तू फिक्र ना कर, कल मैं पंचकुला जा रही हूँ ना, इसी बहाने निकल कर मामा का पीछा कर लूंगी। बता, तू सरिता के साथ क्या करने वाला था? सब मैंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो हर महीने की 10 से 14 तारीख के बीच में तेरे बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए क्यों निकल जाते थे? और इन दिनों अपनी बीवी के पुराने आशिक के साथ फोन पर खूब बातें हो रही थी। और तेरे जीजा का पुराना खटारा स्कूटर 14 मार्च को बादल के घर के बाहर देखा गया, जिस पर तेरे फिंगरप्रिंट थी। फिर भी कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया। सच सच बता दे, वरना ऐसा उगलवाऊंगा कि जिंदगी भर झूठ नहीं बोल पाएगा। सब बताता हूँ सर। ये सच है कि मैं अपने जीजा का वो पुराना स्कूटर उसके घर से चुपचाप लेके गया था, क्योंकि मैं जानता था सर कि वो उसका इस्तेमाल ना करते और उसके ना होने का उन्हें पता भी ना चलेगा, और ही मैं अपना कोई सबूत भी ना छोड़ना चाहता था। इसलिए मैं अपना मोबाइल भी अपने घर छोड़ के गया था सर। बादल को क्यों फ़ोन करता था? 1.5 साल पहले बादल ने मुझे उसके और पद्मा के नाजायज संबंध के बारे में बताया, और उनसे पैदा हुई बेटी का वीडियो भी दिखाया था साहब। तो साहब उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो वो ये राज ना पूरे गांव के सामने खोल देगा। बस साहब वो घर परिवार की इज्जत बचाने की खातिर मैं चुपचाप उसे हर महीने पैसे देता था साहब। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि सीधा उसके घर चला गया तू? इस बार वो मेरी बेटी सरिता को अपनी अयाशी के लिए मांग रहा था साहब। सरिता ने लेके आऊंगा। कल मुझे गुड़गांव के हाईवे पे मिलियो। साहब मैंने उसे गुड़गांव हाईवे पे इसलिए बुलवाया ताकि जब मैं उसके घर पहुंचूं तो बादल वहां ना मिले और उस फसाद की जड़ बच्ची को मार के वहीं किस्सा ख़त्म कर दूं। मैंने उससे वो वीडियो बैठने की भी सोच रखी थी। फिर मैंने उसकी माँ को पीटा और बच्ची को उठा के ले गया। सर मुझे पता है कि बच्ची कहाँ है। साहब मैं वहाँ उस बच्ची नहीं मारने गया था, और काम तो चुपचाप हो भी जाता, और पता ना कहाँ से ये डिंपल वहाँ पहुँची। मैं कह रहा तू है, तू छोड़ इसे। मैं किसको जान से मारूंगा, मैं छोड़ देना इसे। छोड़ इसे। लेकिन बच्ची को गांव के कूड़ेदान में क्यों फेंका?
मैंने सोचा था कि बच्ची ने देख के गांव वाले उसे पहचान लेंगे और उसको मारने के इल्जाम में बादल फंस जाऊंगा। सर, बच्ची मिल गई है। आपने हॉस्पिटल से बच्ची को क्यों उठाया? क्योंकि इंस्पेक्टर साहब, इस बच्ची में मने मारी डिम्पल दिखाई देती है। डिम्पल के चले जाने के बाद हमारा जीवन एकदम सूना हो गया था। मैंने सोचा इस बच्ची को पाल लेंगे तो हमारे जीवन का सूनापन भर जाएगा, इसीलिए मैंने बच्ची उठाई। कमो, तू बड़ी भोली है। इंस्पेक्टर साहब, हमारी डिम्पल ने इस बच्ची की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अब इस बच्ची को हम लोग गोद लेना चाहते हैं। हम दोनों मिलकर इसे पालेंगे। हाँ, सही बात है। डिम्पल के सपने हमेशा से ही बड़े थे, लेकिन उतनी ही छोटी थी रविंदर और बादल की सोच। बादल के लालच और रविंदर के गुस्से की वजह से आज डिम्पल इस दुनिया में नहीं है। एक होनहार खिलाड़ी का करियर और जिंदगी शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो गई। पद्मा ने अगर सारा सच रविंदर को बता दिया होता तो बादल की हिम्मत ही नहीं होती कि वो इस मामले का फायदा उठाए। रविंदर ने अपने आप को बदनामी से बचाने के लिए न जाने क्या क्या किया। किस्मत से वो बच्ची जिंदा बच गई और उसी वजह से इस केस का सच सबके सामने आ पाया। मुजरिम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जितना दिमाग इस्तेमाल कर ले, लेकिन देर सवेर जुर्म की गुत्थी खुल ही जाती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।